नमस्कार, जी संगम फॉलोअप देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। एयरपोर्ट पर हमले और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकियों समेत 28 लोग मारे गए हैं, जबकि अभी भी एयरपोर्ट के कई इलाकों को खाली कराकर सर्च अभियान जारी है। आतंकी हमले से फिर दहला पाकिस्तान। कराची एयरपोर्ट पर दहशतगर्दी की इंतहा। दहशतगर्दों की थी प्लेन हाईजैक की साजिश। रविवार रात पाकिस्तान के कराची स्थित इस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हथियारबंद आतंकियों ने हमला शुरू किया था। कई घंटों के संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ खत्म, लेकिन कराची में दहशत का आलम अब भी कायम है। अभी भी एयरपोर्ट समेत आसपास के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 10 आतंकियों के ढेर होने की खबर है। वहीं सुरक्षा कर्मियों समेत कई लोगों की जानें गई हैं। इस हमले में 18 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये 10 के करीब लोग थे। जैसे ही आए हैं उन्हें कंफर्म किया है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने, और इसलिए वो जांबाज हुए। लेकिन एकदम ये इतला हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जैसे ही पहुंची तो पहुंचे हैं, आर्मी भी पहुंची, रेंजर्स भी पहुंचे, पुलिस भी पहुंची, और उन्होंने इनको घेरे में डाल दिया। घंटों बाद खत्म हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने मौके से 2 रॉकेट लॉन्चर्स, 12 पेट्रोल बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। पाकिस्तानी सेना के हवाले से मिली खबर के मुताबिक इस आतंकी हमले के लिए आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने जिम्मेदारी ली है। सेना के सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक आतंकियों के हमले के बाद प्लेन हाईजैक करने की साजिश थी, लेकिन इससे पहले कि आतंकी रनवे तक पहुंच पाते सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। प्लान्ड वे में आए हैं। अब ये मालूम होगा कि किस तरह से आए हैं। आया किसी नाले के अंदर से आए हैं या आया वो जहां फोकर फ्लाइट्स खड़ी होती थी उस तरफ से आए हैं। इस आतंकी हमले में कई विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। दरअसल ये आतंकी हमला रविवार रात 11:20 पर शुरू हुआ था, जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF के नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट में दाखिल हुए। इसके लिए आतंकियों ने कार्गो के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टर्मिनल का सहारा लिया था। सेना सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक हमला करने वाले सभी आतंकी विदेशी बताए जा रहे हैं। अभी सवाल खड़ा हो गया है कि एयरपोर्ट पर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद आतंकी पहले 2 सुरक्षा चक्र को चकमा देने में कैसे कामयाब हो गए। हमले के बाद पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कराची एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के पीछे आखिर मकसद क्या था? जिस तरह आतंकियों ने हमला किया, उनके पास जो सामान और हथियार बरामद हुए, उससे साफ जाहिर होता है कि आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। उनकी प्लानिंग काफी कुछ मुंबई हमले में शामिल आतंकियों से मिलती जुलती थी। कराची एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। आतंकियों को कराची एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। आतंकियों ने पहले से ही पूरे एयरपोर्ट की रेकी की हुई थी। इसका मतलब वो पहले भी कराची एयरपोर्ट में घूम चुके होंगे। ठीक मुंबई हमले की तरह आतंकी अपने कंधों पर बैग टांगे हुए थे। उनके हाथों में थैले थे जिसमें हैंड ग्रेनेड थे। आतंकियों से बरामद बैग में से खाने और पीने का सामान मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि आतंकी एयरपोर्ट पर ज्यादा वक्त बिताकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इतना ही नहीं, आतंकी इस बार नई प्लानिंग के साथ आए थे। पहली बार आतंकियों के पास से पेट्रोल बम बरामद हुआ है। पेट्रोल बम में वो पहले आग लगाते थे, फिर उससे धुआं निकलता था और उसके बाद धमाका होता था। मारे गए सभी 10 आतंकियों में 3 की उम्र 20 से 25 साल की थी। पाकिस्तान के डीजी रेंजर्स के एक बयान ने पाकिस्तानी मीडिया में काफी हलचल भी पैदा की। पाकिस्तानी डीजी रेंजर्स के मुताबिक आतंकियों से बरामद हथियार दूसरे मुल्कों के बने हुए थे और ये आशंका जाहिर की गई है कि आतंकी प्लेन हाईजैक कर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कराची एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। CISF पूरे एयरपोर्ट पर नजर बनाए हुए और जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट पे हमले के बाद दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी
सख्त हिदायत दी गई है कि अलर्ट रहें। यहाँ पर आप देखेंगे सीआईएसएफ के लोग जो मौजूद हैं, प्रॉपर चेकिंग और फ्रिस्किंग के बाद ही, न सिर्फ पैसेंजर्स बल्कि आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद ही यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी अंदर जाने दिया जा रहा है। पूरी तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस एरिया में जहां पर 1 या 2 सीआईएसएफ के जवान मौजूद होते हैं, वहां इस वक्त आपको 4 से 5 एक गेट पर सीआईएसएफ जवान मौजूद नजर आएगा। हालांकि जो सीआईएसएफ कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि जरूर यहाँ पर लोगों की तैनाती बढ़ाई गई है, लेकिन ये वो नहीं बता रहे हैं इस वक्त कि ये कितनी फिगर है, कितने लोगों को एक्स्ट्रा तैनात किया गया है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर एयरपोर्ट के माहौल में एक अलर्टनेस जरूर हमें नजर आ रही है। सीआईएसएफ के लोग हर जगह मौजूद नजर आ रहे हैं और चक्कर काटते हुए, घूमते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये फिगर्स भी शायद दिन के समय तक पता चल पाए कि कितने एक्स्ट्रा लोगों को तैनात किया गया है। लेकिन कंट्रोल रूम से बात करने के बाद इतना जरूर पता लगा है कि कुछ एक्स्ट्रा लोगों को तैनात किया गया है। जो मौजूदा सिक्योरिटी एयरपोर्ट की है, उन्हें ज्यादा अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो उसके लिए भी पाइपलाइन में लोगों को रखा गया है। निवृत्ति मोहन, ज़ी मीडिया, दिल्ली। और कराची एयरपोर्ट पर हमले को देखते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। यहां पर आज भारी सुरक्षा व्यवस्था है। सीआईएसएफ के जवान लगातार एयरपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली कराची शहर में जो एयरपोर्ट पर जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बाद भारत में जो तमाम एयरपोर्ट हैं उनमें जो सिक्योरिटी को चाक चौबंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे T2 टर्मिनल जो नया बना है वहां पर खड़ा हूं। आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो तमाम जो पूरा का पूरा एरिया है, वहां पर जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको खास तौर पर तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाले व्यक्ति की बहुत गहन तरीके से पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी चेकअप का जो हाल है, लगा जो लोगों की लाइन है वो सिक्योरिटी चेकअप इतना ज्यादा कर दिया गया है कि लोगों को लाइन में लगकर सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ रहा है। जितने भी संदिग्ध जो लोग, अगर कोई शख्स एयरपोर्ट पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो उससे तुरंत पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वाड भी हमने यहाँ पर घूमते हुए देखे हैं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल है। अगर आप मुंबई के जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपको लगभग इसी तरह का नजारा आपको सिक्योरिटी का यहाँ पर दिखाई देखने को मिलेगा। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी घटना को होने से रोका जा सके। जिस तरह से पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी माना जाता है कराची को, वैसे ही भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई माना जाता है। मुंबई पहले से ही हाई अलर्ट पे रहती है। उसके बाद जो हादसा हुआ है कराची में, सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से तैनात हैं, सीआरपीएफ के जवान अपनी तरफ से तैनात हैं, डॉग स्क्वाड पूरे के पूरे एयरपोर्ट के एरिया में दिखाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना को होने से रोकने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश चौहान के साथ अंकुर त्यागी, ज़ी मीडिया, मुंबई। ब्रेक के बाद हाजिर है। देहरादून के बहुचर्चित रणबीर एनकाउंटर मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान कर दिया है। सीबीआई की अदालत ने सभी 17 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को अदालत ने उत्तराखंड पुलिस के 17 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया था। फर्जी इनकाउंटर केस में फैसला, रणवीर को मिला सीबीआई कोर्ट से इंसाफ। दोषी 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा, दोषियों को 20-20 हजार का जुर्माना भी। 5 साल से बेटे के जिस्म पर चली 29 गोलियों का हिसाब लेने के लिए अदालतों का चक्कर काट रहे रविंद्र पाल को आखिरकार सोमवार को बेहद सुकून नसीब हुआ है। मैं तो, मेरा लड़का गया तो मैं तो डेथ पेनल्टी ही चाहूंगा और चाहता हूं, और अभी भी आगे भी हाई कोर्ट में भी कोशिश करूंगा जाने की, और वहां जाकर के सीबीआई भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा। 5 साल लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे। 7 पुलिसकर्मी आपने जिनको मारा था, जिनको फांसी कम से कम होना था। मेरा तो लड़का मरा है तो मैं तो यही चाहूंगा कि सारों को फांसी होनी चाहिए। जो जज साहब का फैसला था वो गलत नहीं था, उन्होंने जो फैसला दिया वो अपनी तरफ से ठीक दिया है,
कोई ऐसी बात नहीं है कि जजमेंट जो उनका कोई गलत नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि मेरा तो लड़का गया, मैं उसके अगेंस्ट आगे की कार्रवाई अपने हिसाब से सोच रहा। साल 2009 के एमबीए छात्र रणवीर सिंह फर्जी एनकाउंटर मामले में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने दोषी सभी 17 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सभी 17 दोषी पुलिसकर्मियों को 20-20 हजार रूपये का जुर्माना भी ठोका है। मेन तो यही था कि उसको पहले अरेस्ट कर लिया था, तो उसके बाद इनकाउंटर का तो कोई मतलब ही नहीं था, वो मर्डर ही हो सकता था। मेन बात यही थी। बाकी जो उसके आधार पे जो बाकी चीजें पता चली, जैसे उसका लाइसेंस वहाँ है और उसको अननोन के उसमें आप बॉडी डाल रहे हो, जहाँ वो ठहरा हुआ था वहाँ फटाफट कैसे पहुंच सकते हो अगर वो आपके पास अरेस्टेड नहीं है। फिर उसके अरेस्ट को आप छुपाने के लिए एक पुलिस वाले को शो कर रहे हो कि हमने इसको अरेस्ट किया था। ये सब चीजें जाती हैं कि ये जानबूझ के। इससे पहले 6 जून को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने देहरादून के जंगलों में अंजाम दी गई रणवीर सिंह फर्जी एनकाउंटर केस में पुलिस वालों को दोषी करार दिया था, जिसमें 17 पर हत्या करने का और 1 पर सबूत मिटाने का आरोप तय किया गया था। क्योंकि सीबीआई रिपोर्ट पूरी तरह पुलिसकर्मियों के खिलाफ थी, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर जांच को प्रभावित करने तक पुलिसकर्मी इल्जामों के साए में थे। फिलहाल सीबीआई कोर्ट के सजा का ऐलान किए जाने के बाद बचाव पक्ष इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। मैंने इनकी 11 आदमियों की बेल लगाई थी। मैंने ये केस पूरी तरह से स्टडी करा। इस केस में हमारे खिलाफ कोई भी एक भी सबूत नहीं है और तब भी हमें सजा कर दी गई है। हम इसलिए हाईकोर्ट में जाएंगे और इसका जो है वो करेंगे। ये केस जो है मीडिया ट्रायल हो गया है, मीडिया के दबाव में आकर के इन्होंने जो है जजमेंट दिया है। देश में किसी भी फर्जी एनकाउंटर में दोषी करार हुए पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी तादाद है। जब कोर्ट ने 17 पुलिसकर्मियों, थाना डालनवाला के प्रभारी निरीक्षक एसके जायसवाल, आराघर चौकी इंचार्ज जीजी भट्ट, सिपाही अजीत सिंह, एसओजी प्रभारी नितिन चौहान, एसओ राजेश बिस्ट, दरोगा नीरज यादव, चंद्रमोहन, सिपाही सौरभ नौटियाल, विकास बलूनी, सतवीर सिंह, चंद्रपाल, सुनील सैनी, नागेंद्र राठी, संजय रावत, इंद्रभान सिंह, मोहन सिंह राणा, जसपाल गुसाई और मनोज कुमार को फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिए जाने के दोष में उम्र कैद की सजा सुनाई हो। इस तरह रणवीर एनकाउंटर मामले के आरोपियों में लगभग 5 साल बाद सामने आए अदालत के फैसले से जहां पीड़ित परिवार का न्याय पर विश्वास कायम हुआ है, वहीं उत्तराखंड के लोग इस मामले को लेकर तत्कालीन बीजेपी सरकार की संवेदनशीलता की सराहना कर रहे हैं, जिससे इस मामले में सभी आरोपी बेनकाब हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं 3 जुलाई 2009 को देहरादून में रणबीर के साथ हुई हैवानियत की पूरी कहानी। 3 जुलाई 2009 का दिन था जब सबसे पहले यह खबर आई थी कि देहरादून में एक युवक का एनकाउंटर किया गया है। युवक का नाम रणबीर बताया गया। पुलिस के मुताबिक रूटीन चेकिंग के दौरान जब एक दारोगा ने बाइक से जा रहे रणबीर और उसके 2 दोस्तों को रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुके और पुलिस से कहासुनी के दौरान कथित तौर पर रणबीर ने दारोगा की रिवॉल्वर छीन ली और जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और एनकाउंटर के दौरान रणबीर मारा गया, जबकि उसके 2 दोस्त भागने में कामयाब हो गए। उन दिनों राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के दौरे को देखते हुए प्रदेश भर में हाई अलर्ट था और जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। रणबीर भी इसी चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पुलिस ने रणबीर को उगाही करने वाले गैंग का सदस्य बताया और कहानी बना दी कि रणबीर और उसके दोस्त एक एएसआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग रहे थे। हालांकि पुलिस की थ्योरी रणबीर के घर वाले नहीं पचा पाए। उनके मुताबिक मैनेजमेंट का छात्र रणबीर नौकरी की तलाश में देहरादून गया था। नौकरी करने गए रणबीर का शव देखकर माता पिता समेत परिजनों की भी जैसे दुनिया बिखर गई हो। वो पुलिस की थ्योरी को पचा नहीं पाए और उन्होंने सच पता लगाने की ठानी। पुलिस की थ्योरी पर सबसे बड़ा सवाल रणबीर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से लगा, जिसके मुताबिक रणबीर के शरीर पर 12 गोलियों के साथ साथ 27 चोटों के निशान भी मौजूद थे। सवाल ये उठे कि रणबीर को आखिर इतनी चोटें कहां से लगी? क्या पुलिस ने रणबीर को गोलियां मारने से पहले टॉर्चर भी किया था? जब सवाल उठे और हंगामा मचा तो उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने मामले की पहले मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। बाद में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी, लेकिन विवाद थमा नहीं और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी और मामला सीबीआई के पास आ गया। सीबीआई ने जांच शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले शुरू हुए और इसके साथ ही देहरादून पुलिस भी सवालों के घेरे में आने लगी। सीबीआई के मुताबिक रणबीर को मारी गई गोलियां उसके शरीर के आर पार होते हुए जमीन में अंदर चली गई थी। इससे ये बात साबित हो रही थी कि जब गोलियां मारी जा रही थी तो रणबीर जमीन पर गिरा हुआ था। सीबीआई की जांच में ये भी पता चला कि रणबीर के पास से जो रिवॉल्वर मिली थी उससे गोलियां नहीं चलाई गई थी। इससे ये भी साफ हो गया था कि रणबीर को जब पुलिस वालों ने घेर कर मारा तो वो निहत्था था और पुलिस वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सीबीआई ने अपनी जांच में 18 पुलिस वालों को आरोपी बनाया
जिनमें 2 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर और 12 कांस्टेबल शामिल थे। इस मामले की सुनवाई 2 साल तक उत्तराखंड में चलती रही, लेकिन बाद में रणबीर के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार लगाई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। 5 साल तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार रणबीर को अब इंसाफ मिल चुका है। रणबीर एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों से उसके माँ बाप एक सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे। कुछ पुलिस वालों की हेकड़ी की वजह से उसे ऐसी मौत मिली जो किसी भी खूंखार अपराधी के लिए भी डरावनी है। फिलहाल इस मामले पर आया अदालत का फैसला वर्दी के रौब में फर्जी एनकाउंटर की कहानी रचने वाले पुलिस वालों के लिए एक नजीर बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए हादसे ने सभी का दिल दहला कर रख दिया है। 1-2 नहीं बल्कि 24 नौजवान पानी की धारा में ऐसे बहे कि पूरे परिवार के सपनों को ही बहा कर ले गए। 24 घंटे होने को आ गए, लेकिन 19 छात्रों का अब तक पता नहीं है। तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसे कुछ ही पलों में जिंदगी की दिशा बदल गई। तलाश जारी है, लेकिन बीतते वक्त के साथ उम्मीदें धुंधली हो रही हैं। आस यही है कि कम से कम आखिरी बार देखने को ही मिल जाए उनकी आंखों के तारे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुए हादसे में लापता हुए 19 छात्रों का अब तक पता नहीं चल पाया है, जबकि 5 छात्रों के शव निकाल लिए गए हैं। छात्रों को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। वहीं इस बीच तेलंगाना के गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी सरकारी अधिकारियों और पुलिस टीम के साथ मंडी पहुंच गए हैं। उनसे पहले दिन में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी मंडी पहुंची। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू भी कुछ देर में मंडी पहुंचने वाले हैं। वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखेंगे। साथ ही उन्होंने छात्रों के परिजनों को घटनास्थल तक लाने के लिए विशेष विमान का भी इंतजाम किया है। आपको बता दें कि मंडी में हुए हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। और हिमाचल के मंडी में हुए हादसे पर सियासत भी तेज हो गई है। जहां केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है, वहीं इस घटना में सीएम वीरभद्र सिंह छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स को अलर्ट रहने की बात कह रहे हैं। कल रात को मुझे जब इस दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हमने हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। केंद्र की ओर से सभी सपोर्ट, सभी सहायता का आश्वासन भी दिया। आज मैं यहां पर एक्सीडेंट साइट पर जब होकर आई, तब स्थानिक जनता ने आकर मेरे सामने अपनी इस चिंता को व्यक्त किया। उनकी चिंता ये है कि वार्निंग सिस्टम के न होने से वहां के बच्चे भी शायद कभी न कभी किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ये पहली बार है ये हुआ है, और चाहे जो बस के सवारी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ जो टीचर्स थे, उनको भी नेसेसरी प्रिकॉशन जो है वो बरतना चाहिए था। वो ये दुर्घटना हुई है, ये किसी ने नहीं चाहा कैसा होगा, और हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिनके बच्चे जो है इसमें डूबे हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को उस मान शक्ति को सहने की क्षमता दे। उल्टे बजा था, और लोगों ने भी उनको कहा कि भाई आप दरिया में मत जाइए। इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दो, पर जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध सरकार जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। और वहीं इस मामले पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस देश के लगभग 25 होनहार जो इंजीनियर हो सकते थे वो हमने खोए हैं, उनके माँ बाप ने अपने बच्चे खोए हैं। तो बहुत दुखद घटना है, और हिमाचल के लिए ये है कि जब ऐसी घटना घटती है तो उसके बाद दूसरे राज्यों में ये मैसेज जाता है कि वहाँ सुरक्षा के प्रबंध नहीं है या वहाँ प्रॉपर वार्निंग समय पर हुई नहीं। तो हर घटना दुर्घटना से कोई न कोई सबक सीखना चाहिए, और इसे सबक यही मिलता है कि केवल मात्र हूटर मारने से ही काम नहीं बनेगा। जब भी भविष्य में पानी छोड़ा जाए तो उससे पहले एक वार्निंग गाड़ी, वो 8-10 किलोमीटर का ही पैच है, उसमें गाड़ी अनाउंसमेंट करती हुई अगर निकलेगी कि भाई पानी छोड़ा जा रहा है, नदी किनारे से निकल जाइए, नदी से बाहर हो जाइए,
तो उससे बहुमूल्य जानें बच सकती हैं। और इसी के साथ जी संगम फॉलोअप में बस इतना ही। नमस्कार।